नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए बड़े गौरव का, बड़े स्वाभिमान का, बड़े आत्मनिर्भरता का और वेलडन का, शोभा का दिन रहा, जब 15वें राष्ट्रपति के रूप में पहली बार आदिवासी महिला ने पदभार संभाला। शानदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ और लोगों ने कहा कि आज देश में एक नई रौनक देखने को मिली। खास तौर से वो आदिवासी इलाके बिल्कुल अपने कीर्ति से, अपने यश से वशीभूत दिखे, झूम उठे और उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। परंपरागत विशेष अवसर पर संथाली साड़ी पहनने वाली आदिवासी महिलाओं के स्वरूप में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की। कलर बिल्कुल तिरंगा था और संथाली साड़ी की विशेषता ये होती है कि ये हैंडलूम माने हाथ से बनाई जाती है और ये विशिष्ट अवसरों पर ही पहनी जाती है। एक जानकारी आई थी कि इनकी भाभी ने ये साड़ी स्वयं तैयार की और उन्होंने कहा, मैं द्रौपदी मुर्मू से प्रार्थना करूंगी कि यही साड़ी पहन करके शपथ ग्रहण करें। एक परंपरा के अनुसार द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पर सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, अब तत्कालीन तो राष्ट्रपति थे खैर, उन्हें सलामी दी गई। फिर दोनों लोग संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आए, जहां पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर रामनाथ कोविंद बैठे, उनके बगल में द्रौपदी मुर्मू बैठी और मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू बैठ गई और उनकी बगल की सीट पर रामनाथ कोविंद बैठ गए। आगे की परंपराएं चली, स्वागत, सलामी, 21 तोपों की सलामी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रवेश, जहां पर हैंडिंग सेरेमनी हुई। वहां पर राष्ट्रपति का रामनाथ कोविंद ने गुलदस्ते से स्वागत किया। हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुई। रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन से अवगत कराया और इस सेरेमनी के बाद फिर रामनाथ कोविंद को विदाई दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, सांसदों, राष्ट्रपति भवन के प्रमुखों से मिले और विदाई ली। विदाई की भी एक परंपरा, विदाई की परंपरा ये हुई कि जो राष्ट्रपति की कार थी उसमें राष्ट्रपति की सीट पर द्रौपदी मुर्मू बैठी और उनके बगल में रामनाथ कोविंद बैठे। काफिला चला, घुड़सवारी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ में
द्वार तक घुड़सवार सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके बाद पायलट उन्हें लेकर के जो उनका नया भवन है उस भवन में प्रवेश हुआ। और ये भवन कौन है? ये है 12 जनपद। ये 12 जनपद रामविलास पासवान जो पूर्व मंत्री थे उनका ये आवास था, जिसे सुसज्जित करके पूर्व राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। जैसे ही 12 जनपद पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो अपने घर में गए, वहाँ पर शिष्टाचार में चाय पान हुआ और फिर रामनाथ कोविंद वहीं रुक गए और द्रौपदी मुर्मू जो है सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति भवन में आ गई और अपने कार्य का संचालन करने लगी। ये बड़े ही अद्भुत क्षण रहे, बड़े अद्वितीय, बड़े स्मरणीय क्षण रहे हैं। और देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा राष्ट्रपति है, और अब तक जितने भी राष्ट्रपति उनमें सबसे कम उम्र की 64 साल की। उनका जो कैरियर है लगभग 25-27 साल का राजनीतिक रहा, जिसमें 2015 में राज्यपाल बनी झारखंड की, मंत्री बनी उड़ीसा की, विधायक के रूप में सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो है तमगा हासिल किया। और द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में अपने आदिवासी क्षेत्र की जो कल्पना है, जो विचार है, वो प्रस्तुत किए। कहा, हम लोग तो प्रकृति के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, हमारा तो रहन सहन परंपरा जंगल और जलाशय से है। और उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जो संथाली क्रांति, पाइका क्रांति, कोल क्रांति और भील क्रांति, इनका स्वाधीनता संग्राम में महान योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा मेरे प्रेरणा स्रोत। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी की। आइए हम आपको सुनाते हैं उनका संबोधन। के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे
स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। तो आपने सुना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से एक जमीनी हकीकत को बयां किया और कहा कि मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, ये गरीबों की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि पर आज पूरा आदिवासी क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। अब लोगों को आशाएं है कि आदिवासी क्षेत्र में जनजाति के लोगों में एक नए युग की शुरुआत होगी और जिस बिरसा मुंडा भगवान की बात द्रौपदी मुर्मू ने कही है वो जनमानस के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 2024 का चुनाव और प्रधानमंत्री का आज कानपुर मिशन बड़ा मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख समाजवादी चिंतक, किसानों के नेता, ग्रामीण जनजीवन के प्रोधा चौधरी हरमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर अपना सानिध्य प्रस्तुत, और ये जो सानिध्य के प्रस्तुतिकरण है उससे सपा खेमे में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि चौधरी हरमोहन सिंह और उनके बड़े भाई चौधरी रामगोपाल का परिवार सबसे पहले चौधरी चरण सिंह से और फिर मुलायम सिंह से जुड़ा। और यही वजह है
मुलायम सिंह सत्ता में रहे या न रहे, चौधरी हरमोहन सिंह के कार्यक्रम में आना उनका तय रहता था। कभी कभी ये हुआ वो नहीं आए तो उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह आए, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह नहीं होंगे, शिवपाल नहीं होंगे, अखिलेश यादव नहीं होंगे, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात को लेकर के सपा केमे में बड़ी हलचल मची हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सुखराम सिंह, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिनका बेटा मोहित यादव कई वर्ष पूर्व भाजपा में शामिल हो चुका है और पिछले 2-3 वर्ष से लगातार चौधरी हरमोहन सिंह की जयंती और पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं का ही जमावड़ा रहता है। पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संबोधन किया था। बार बार सुखराम सिंह कहते हैं कि मैं तो मुलायम सिंह के साथ रहूंगा, बेटा बालिग हो गया, वो कहीं भी रहे। लेकिन अब सुन रहे चर्चा ये भी है कि वो भी जा सकते हैं बीजेपी में, और इसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। और मुलायम सिंह ने यह भी कह दिया है कि जाइए, जहां रहिए, आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। अब मोदी का कानपुर मिशन कितना सफल रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन सच बात तो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा एक तरीके से किसी शिकंजे में फंस गई है। राजभर टूट गए हैं, अन्य लोग टूट गए, चाचा नाराज, मुसलमानों के कई खेमे और संगठन विरोध पर उतर आए हैं। क्या होगा 2024 में सपा का? और ये भी माना जा रहा है कि कल ही एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा और इसकी तैयारी कर ली गई है। एक और सपा से लोग टूट रहे, नाराज हो रहे, और दूसरी ओर ये गतिविधि, तो सपा के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर मायावती भी सक्रिय हो गई हैं। मायावती ने अपने कैडर के साथ बैठक की और क्या कहा? एक तरीके से मायावती अपने मिशन मोड पर लौट आई है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, विश्वास उसी पर कीजिए जो हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है, हमारी नीति और रीत से जुड़ा हुआ है। आप उन पर कतई भरोसा मत कीजिए जो पार्टी में आए और चले गए, जिनका मिशन नहीं था, वो सत्ता के लिए आए थे, स्वार्थ के लिए आए थे, अपनी बढ़त बनाने के लिए आए थे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए। मतलब सीधे सीधे मिशन पर आइए, मिशन पर। चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की यहां पर 80 सीटें हैं, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से जाता है। यही कारण है कि गुजरात से होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा और उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना घर सा बना लिया है। इसीलिए सारा ध्यान, सारा फोकस उत्तर प्रदेश पर चल रहा है। आज जो कानपुर का जो मिशन है मोदी का, वो भी अपने आप में एक सुनियोजित रणनीति का एक स्वरूप है और ये देखना ये है कि ये रणनीति
कहाँ तक किस ओर जाएगी और क्या सुखराम, उनका परिवार एकजुट होकर के भाजपा का संबल बनेगा। हालांकि सुखराम का बड़ा परिवार है। एक समय था कि सुखराम के परिवार में हर कोई ना कोई जनप्रतिनिधि था, चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य हो, बहू तक। लेकिन अब स्थिति थोड़ा बदली है और यही कारण है कि परिवार में भी दो भाग हैं। एक सुखराम है जो भाजपा के सानिध्य में हैं, दूसरी ओर उनके भाई जगराम जो पहले विधायक रहे, ये सब अभी भी सपा के साथ जुड़े हैं। 2024 किस ओर जाएगा, देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।